हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और एग्जाम से पहले आपको अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ही कम टाइम में 15-20 मिनट में हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, जहां से हमें लगता है कि पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपने आज की शानदार क्लास की। दोस्तों, आपका जो ये सब्जेक्ट शुरुआत होती है, पहली यूनिट ही इसकी यहाँ से शुरू होती है 1857 की क्रांति से। तो चलिए फटाफट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें जो आपको याद रखना है वो ये है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। अच्छा, ये बहुत बार पूछा गया है कि इस क्रांति की शुरुआत कब से हुई। तो इस क्रांति की शुरुआत 10 मई से हुई। 10 मई 1857 मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत होती है, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई थी। और अगर हम ये कहें कि ये एक सैन्य विद्रोह था तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में ये एक सैन्य विद्रोह से ही इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जाकर के फिर ये जनव्यापी विद्रोह बन गया था, जिसमें सभी ने फिर साथ दिया अंग्रेजों को मात देने के लिए। इसीलिए हम इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। अच्छा, विद्रोह के कारण क्या रहे तो फटाफट से एक बार देख लें। सबसे पहले बात करेंगे तत्कालिक कारण की, कि एकदम शुरुआत होने के इसके पीछे क्या कारण रहा, क्योंकि इसको टाइम से पहले ये क्रांति शुरू हो गई थी। तो एकदम तत्काल में ऐसे क्या कारण रहे, तो मेन कारण इसका यही था कि 1853 की जो राइफल और कारतूस थे, इन पर खोल लगा हुआ था सुअर और गाय की चर्बी का। ठीक है, इनको खोलने के लिए कहा गया, जिससे उनकी सेना में जो भी हिंदू और मुस्लिम लोग शामिल थे, उनकी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंची। उन्होंने खोलने से मना कर दिया था इन राइफलों को, जिसकी वजह से ये विद्रोह तात्कालिक रूप से शुरू हुआ, जिनमें सबसे मुख्य भागीदारी रहती है सैनिक मंगल पांडे जी की। तो मंगल पांडे जी को सबसे शुरुआत में तो विद्रोह की शुरुआत इन्होंने ही करी थी, क्योंकि इनको जब गाय की चर्बी लगे कारतूस को खोलने के लिए, मुंह से काटने के लिए कहा गया, तो इन्होंने साफ मना कर दिया, है ना, जिसकी वजह से इनकी झड़प हो गई। उन्होंने अंग्रेजी सेना के अधिकारी को मार भी दिया था, जिस वजह से इनको फांसी की सजा सुनाई गई 8 अप्रैल 1857 में। ये कहाँ सैनिक थे, तो बैरकपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फिर धीरे धीरे जब बाकी सैनिकों ने भी इस विद्रोह को और बड़ा बना दिया और ये चर्बी लगे कारतूस का मना करने लगे सभी सैनिक कि हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर क्या होता है, उन सभी सैनिकों को जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद 85 से 90 के करीब सैनिक वे जेल तोड़ करके भाग जाते हैं वहां से, और कहाँ चले जाते हैं, 10 मई को दिल्ली चले जाते हैं, है ना। और 10 मई से ही फिर इसकी शुरुआत मानी जाती है आंदोलन की। और वहां जाने के बाद, दिल्ली जाने के बाद, वहां के जो शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये इनका साथ देते हैं और इसका सेनापति होता है बख्त खां। देखो, जितने भी फैक्ट्स मैं यहाँ पे बताऊंगी ना आपको, ये सारे के सारे पूछे जा चुके हैं पेपर में, तो ध्यान दीजिएगा। जो भी मैं डेट्स और नाम बता रही हूँ, ये सब ध्यान रखने हैं आपको। इसके बाद फिर क्या होती है, धीरे धीरे क्रांति आगे बढ़ती है और अवध में चली जाती है। अवध में वहां की जनता का, या जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे या जो भी इनकी सेना में शामिल थे, उन सब का नेतृत्व करती है अवध की रानी बेगम हजरत महल। और फिर ये क्रांति पहुंचती है कानपुर। कानपुर में नाना साहेब अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर देते हैं और ये क्रांति फिर धीरे धीरे झांसी तक पहुंच जाती है। और झांसी में तो आप सभी जानते हैं महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और जो सर ह्यूरोज कौन था, अंग्रेज अधिकारी था, जिसके साथ महारानी लक्ष्मीबाई लड़ती लड़ती वीरगति को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 17 जून 1857 को। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्रांति से संबंधित और क्या पूछा जा सकता है, वो सारे फैक्ट्स एक जगह पर यहाँ पर लिख दिए हैं कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब 1857 की क्रांति हुई, तो पॉमस्टन था। कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो लॉर्ड कैनिंग था। और दिल्ली का सम्राट या भारत का सम्राट उस समय कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि दिल्ली में कौन कौन से प्रमुख केंद्र रहे इस क्रांति के, तो दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, ग्वालियर, है ना, ये सभी। लेकिन इनमें कौन कौन से नेता नेतृत्व कर रहे थे वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। जो जो पूछे जाते हैं उनकी बात करूंगी मैं। सबसे पहले तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर और उनका जो सैनिक था वो उनका जो
सेनापति था वक्त वो इनके साथ था। कानपुर में नाना साहेब और तांतिया टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में, ग्वालियर और झांसी में लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, इसके बाद आपसे पूछा जाता है इलाहाबाद में लियाकत अली, और बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, यही आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले चैप्टर में आपके प्रमुख जो आंदोलन है वे शुरू हो जाते हैं, आधुनिक भारत के आंदोलन, जिनमें सबसे पहले समाज सुधार आंदोलन, जिसमें सबसे पहले नाम आता है ब्रह्म समाज का। तो ब्रह्म समाज के प्रवर्तक थे राजा राममोहन रॉय। 1828 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, और हिंदू धर्म का ये पहला सुधार आंदोलन था, ये पूछा जा चुका है। अच्छा, रविंद्रनाथ ठाकुर जी के अनुसार उन्होंने भारत के नए युग का सूत्रपात किया, और वस्तुतः वे आधुनिक भारत के जनक थे। कौन? राजा राममोहन रॉय को कहा जाता है आधुनिक भारत के जनक। इसके अलावा इन्होंने हिंदू समाज की कुरीतियों जैसे कि सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जातिवाद, इन सभी का विरोध किया, और विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। अगला यहाँ पर जो संगठन आता है वह है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद। इसकी स्थापना कब हुई थी प्रार्थना समाज की? तो बंबई में 31 मार्च 1867 को, 1867 में, ठीक है। अच्छा, ये किस लिए किया गया था, इसका क्या उद्देश्य था? तो देखिए, जितने भी आंदोलन आएंगे सभी समाज में फैली जितनी भी कुरीतियां हैं उन सभी को दूर करने के लिए ही ये आंदोलन चले थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्या और कौन सा आंदोलन है? तो आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1875 मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी, और इनका बहुत फेमस नारा है वेदों की ओर लौटो। कई बार पूछ लिया जाता है आपके पेपर में कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। इसमें और आपको जानने वाली बात यह है कि इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था बचपन का नाम? इनका मूल शंकर था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1883 में, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, इतना काफी है आपके लिए। आर्य समाज के कौन कौन से सिद्धांत थे ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप बताएंगे सत्यमेव जयते, यानी सदैव सत्य की ही विजय होती है। वेद ही सत्य और परम ज्ञान के स्रोत होते हैं, वेद पढ़ने चाहिए, वेदों की ओर लौटो, इसीलिए इन्होंने ये नारा दिया ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है और जो चल रही है वो वेदों की वैल्यू समझे। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, साथ ही संसार की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये सारे सिद्धांत है आर्य समाज के। नेक्स्ट आ जाता है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन है? रामकृष्ण जी थे, जिनके नाम पर ही इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। ज्यादातर इन्होंने नारी के सम्मान को महत्व दिया, और समाज सेवा के लिए ही इन्होंने अपना कार्य किया, और साथ ही जो समाज में फैली छुआछूत वाली एक गंदी कुरीति थी उसका कटु रूप से विरोध किया। आगे आ जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये बहुत पूछी जाती है आपके पेपर में कि इसकी स्थापना किसने करी थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावेट्स्की ने की थी, और इनके साथ थे कर्नल ओल्स्कर्ट, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी, और फिर बाद में इसकी स्थापना की गई मद्रास में, यानी भारत में 1886 में, ठीक है। तो जो ये एनी बेसेंट थी, ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आयरिश महिला थी, ठीक है, आयरिश से बिलोंग करती थी, आयरिश महिला थी, और ये जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी चुनी गई थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कैसे कैसे हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने कैसे आज़ादी दिलाई या उस तरफ क्या क्या कार्य किए। तो हम इसको एक एक करके इस टेबल की हेल्प से पूरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, आप सभी जानते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि उदारवादी नेता कौन से है, उग्रवादी कौन से है, नरम दल गरम दल, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नरम दल के नेता, प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो नरम दल के प्रमुख नेता फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। वहीं अगर आपसे पूछ ले उग्रवादी या फिर गरम दल के नेता, तो लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये सभी उग्रवादी नेता थे, या यूं कह लो गरम दल के नेता थे। तो ये आपके पेपर में कई बार आया है, इसलिए दोनों एक साथ लिख दिए ताकि आपको पता रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन करने वाली कौन सी संस्था थी? तो कांग्रेस थी। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, कब हुई थी, है ना, कैसे कैसे, क्योंकि ये बहुत पेपर में यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा आपका। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में। कौन थे इसके संस्थापक? तो एओ ह्यूम। और कहाँ हुई थी? तो गोकुलदास विश्वविद्यालय बंबई में। इसका नामकरण किसने किया था, यानी ये नाम किसने रखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो दादा भाई नौरोजी ने, जिनको ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। अच्छा, पहला अधिवेशन इसका कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने करी थी। ठीक है। बंगाल विभाजन की घटना कब हुई? तो 1905 ईस्वी में हुई। उस समय पर वायसराय कौन था? तो कर्जन था, और कर्जन ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, जिस वजह से फिर भारत से अलग होकर के बंगाल बन गया था, है ना। और बंगाल का दो हिस्सों में विभाजन कर दिया था, एक में मुस्लिम जनसंख्या थी सारी, और एक में बाकी सभी। ठीक है। इसी के विरोध में जब ये फैसला ले लिया गया तो 1905 में फिर भारतीय लोगों ने चलाया बंगभंग आंदोलन। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 या 1916। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए जो आपके पेपर के रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि होम रूल लीग की स्थापना भारत में हुई थी 1916 में। किस किस ने मिलकर के करी थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है। एनी बेसेंट का मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है, पहली महिला थी जिसने अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की। आगे हम बात करते हैं रोलेक्ट एक्ट, जो कि 1919 में आया, 1919 में आया। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, और इसका उद्देश्य ये था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने के लिए इस रोलेक्ट एक्ट को लाया गया था। किसकी अध्यक्षता में आया था? तो सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में आया था। और इसको कहा गया कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता था कि क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो भी क्रांतिकारी आपस में इकट्ठा होते थे, कहीं भी भीड़ जमा करते थे, तो ये बिना कोई दलील दिए, बिना किसी की अपील सुने, और सीधा उनको उठा करके गिरफ्तार कर लेते थे, जेल में डाल देते थे। तो इसका विरोध करने के लिए, क्योंकि दो जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे, उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर भारतीय लोगों ने जलियांवाले बाग में जाकर के इनके अंग्रेजों के इस फैसले का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जो है इकट्ठे हो गए थे, विरोध करने के लिए। ठीक है। क्योंकि दो नेता, भारतीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, सत्यपाल किचलू, वो सॉरी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। ठीक है। तो अमृतसर के कहाँ है जलियांवाला बाग, ये पूछा जाता है, तो अमृतसर में है। तो इसीलिए सब वहां पर इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे, लगभग 1800 लोग वहां पर मारे भी गए। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेजों को पता चला कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई है, तो जनरल डायर ने वहां पर गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिससे ये बहुत बड़ा कांड हुआ, और इसको नाम दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। हुआ कब था ये? तो 13 अप्रैल 1919 को, उस दिन बैसाखी थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, ये भी पूछ लिया जाता है। आगे दोस्तों, फिर इसके बाद आंदोलन होता है खिलाफत आंदोलन 1919 में। और ये जो आंदोलन शुरू होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि खलीफा की सत्ता का पुनर्स्थापन करने के लिए आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। क्योंकि तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे भारतीय मुसलमान, और वहां पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, वहां के सुल्तान को हटा दिया था, जिस वजह से यहाँ के भी जो मुसलमान जनसंख्या थी वो इस वजह से विरोध करने लगी थी अंग्रेजों का। ठीक है। तो उनके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया, फिर खिलाफत आंदोलन। अच्छा, तो फिर आता है असहयोग आंदोलन। ये चलता है 1 अगस्त 1920 को, इसकी घोषणा होती है। क्यों होती है असहयोग आंदोलन, क्यों चलाया जाता है? तो इसका मेन तो यही है कि रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, है ना, इसके खिलाफ गांधी जी ने इसका क्या किया, आप बोल सकते हैं कि आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया, ये कह सकते हो, नेतृत्व किया, है ना। और ये आंदोलन चलाया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदू मुस्लिम एकता का आधार कौन सा आंदोलन बना, तो यही था असहयोग आंदोलन। ठीक है। क्योंकि फिर बाद में जाकर के खिलाफत आंदोलन भी इसके साथ जुड़ गया था, और ये दोनों आंदोलन फिर एक बड़ा रूप इन्होंने ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ? गोरखपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश में स्थित है गोरखपुर। किस वर्ष हुआ? तो 1922 में, 5 फरवरी 1922 को हुआ। क्यों था? क्योंकि गोरखपुर के निवासी क्या कर रहे थे, वहां के गोरखपुर के निवासी निकाल रहे थे अपने मार्च शांतिपूर्वक रूप से, लेकिन वहां पर जो सिपाही थे उस थाने में मौजूद गोरखपुर के, तो इन्होंने
आंदोलनकारियों पर डांडी सॉरी लाठी डंडे चला दिए, है ना, जिसकी वजह से वो भीड़ थी वो आक्रोश में आ गई, भड़क गई और उन्होंने उन 21 सिपाहियों को थाने के अंदर बंद करके उसमें आग लगा दी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों काकोरी कांड। काकोरी कांड कब और कहाँ कैसे हुआ तो ये भी देख लेते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ के स्थान काकोरी में। और इसमें क्या किया गया था, जो 8 डाउन नामक ट्रेन थी इसमें डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था, क्योंकि जितने भी यहाँ से खजाना जा रहा था, ठीक है, भारत से भर भर के लूट के खजाना ले जा रहे थे अंग्रेज लोग सरकारी खजाने को, है ना। तो यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे हमारे भारतीय क्रांतिकारी, तो उनको जरूरत थी पैसे की, और साथ ही कि भाई इतने सारे महंगे हथियार, आंदोलन चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा, और अपना अपना पैसा अपने लिए हम क्यों ना इस्तेमाल करें। तो ये चीज सोच करके फिर वहां पर इस ट्रेन को लूट लिया गया था। ठीक है, कौन कौन शामिल थे इसमें? तो अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहड़ी और साथ ही ठाकुर रोशन सिंह, इन सबको फिर फांसी भी दे दी गई थी। ठीक है, 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से जो जो मैंने नाम बताए ये ध्यान रखना, पूछ ली जाते किस किस को फांसी हुई, तो इनको फांसी हुई थी। साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, और साथ ही इसमें 7 अंग्रेजी सदस्य थे। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। अध्यक्ष था इसका साइमन, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। ठीक है, इसका अन्य नाम था व्हाइट मैन कमीशन। क्यों? क्योंकि इसमें सारे सातों के सातों जितने भी सदस्य थे वे सारे अंग्रेज थे। तो जब साइमन कमीशन भारत आया तो यहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई भारत में आने से पहले ही विरोध शुरू कर दिया कि भारत के लिए जब ये कानून बनाने आ रहे हैं उसमें भारतीय कोई शामिल नहीं है, तो हम कैसे तुम पर भरोसा करें, भाई कोई तो भारतीय उसमें शामिल होना चाहिए। तो इसी के खिलाफ लाहौर में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व करना शुरू करा। एक विशाल जुलूस निकाला जिसमें वहां पुलिस अधिकारी जो मौजूद थे अंग्रेजों की तरफ से, सैंडर्स ने लाठीचार्ज कर दी और लाला लाजपत राय पर लाठियों से बहुत ज्यादा प्रहार करे, जिसके कारण उनकी फिर बाद में 17 नवंबर 1928 को, ठीक है, 1928 को इस कारण मृत्यु भी हो गई थी। और ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। कौन सा नारा दिया था लाला लाजपत राय जी ने? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस लौटो, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, साइमन कमीशन फिर आया कब भारत में? तो 3 फरवरी 1928 को भारत में पहुंचा साइमन कमीशन। अब दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च जो है इसके बारे में पूरा इस एक टेबल से समझ में आ जाएगा। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहाँ से होती है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को क्या होता है? दांडी यात्रा आरंभ होती है महात्मा गांधी जी के द्वारा। साबरमती आश्रम से चलते हैं सभी के सभी और नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, इसके बाद ही फिर नमक कानून ये कब तोड़ते हैं? तो 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी में पहुंच जाते हैं और वहां पर नमक कानून तोड़ देते हैं, नमक बना देते हैं, और यहीं से फिर शुरुआत हो जाती है नमक सत्याग्रह की या नमक सत्याग्रह की। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। अब इसके बाद अगला आंदोलन जो शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत कब होती है? 1942 में। चलिए पूरा देख लेते हैं इस माइंड मैप की हेल्प से। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी 8 अगस्त 1942 को। कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर टैंक मुंबई में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मुंबई में इसकी घोषणा करी गई थी कि हम ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे 8 अगस्त 1942 को। किस जगह पर? मुंबई में ग्वालियर टैंक। इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन के अन्य नाम क्या क्या रहे? वृद्धा प्रस्ताव, अगस्त आंदोलन और स्वयं स्फूर्त आंदोलन इसको कहा गया। इसके साथ ही हम बात करें इसका नेतृत्व किसने किया, तो मुख्य रूप से गांधी जी ने किया 9 अगस्त 1942 को, और इन्होंने नारा दिया करो या मरो। ठीक है, क्या नारा दिया? करो या मरो। अब यहाँ पर हम देखेंगे जितने भी हमारे प्रमुख आंदोलनकारी हैं उन सभी के बारे में। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी को। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और माता जी का नाम था पुतली बाई। इसके साथ ही इनको बापू की उपाधि सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी और महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। राष्ट्रपिता इनको सबसे पहले पुकारा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। वन मैन बाउंड्री किसने, फोर्स किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। भारत का अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। तो ये सारी उपाधियां मिली हुई थी महात्मा गांधी जी को।
कौन कौन से समाचार पत्र और पुस्तकें हैं जो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई, जो बहुत फेमस है, पेपर में पूछी जाती है। यंग इंडिया किसकी पुस्तिका है या किसका समाचार पत्र है? तो इसका संपादक थे महात्मा गांधी जी। नवजीवन, हरिजन और पुस्तकें थी इनकी हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये तो इनकी आत्मकथा है। याद रखिएगा, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है गाइज और आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पर भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को। आगे हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 23 जैन को 1897। कहाँ? उड़ीसा के कटक में। और ये किस किस पद पर कार्यरत थे? तो ये अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 में, और साथ ही सुप्रीम कमांडर आजाद हिंद फौज के भी ये अध्यक्ष रहे। इसके साथ साथ इन्होंने गठन किया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, फॉरवर्ड ब्लॉक का, और इसके साथ साथ आजाद हिंद फौज का। इन्होंने कौन कौन से नारे दिए थे जो बहुत फेमस है? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथ ही इनकी फिर मृत्यु हो जाती है 1945 में। आगे किस क्रांतिकारी के बारे में हम बात करने वाले हैं? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी विचारधारा के जन्मदाता ये ही थे। साथ ही इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 1856 को, मृत्यु हुई 1920 को। इनका बहुत ही फेमस नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। किसका है ये? बाल गंगाधर तिलक जी का। आगे हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। इनको ग्रेट ओल्ड मैन या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी भारत के वृद्ध पितामह। इसके साथ ही इनका जन्म अगर बात करें तो बम्बई में हुआ था 1825 को, और इन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना करी थी। इनकी बहुत ही फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौसम किसे कहते हैं? जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, ये चीज देख लेते हैं फटाफट से। मौसम कहेंगे किसी विशेष समय में वायुमंडल के ताप, वायु की गति, दिशा और दाब, वायुमंडल में गर्मी के परिणाम और वर्षा इत्यादि के प्रभाव को हम वेदर कहते हैं, जो विशेष समय के लिए हो, है ना। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी की परिक्रमण के कारण, साथ ही साथ वायु की दिशा, वायु की गति, है ना, वर्षा, पाला, कोहरा, हवा और तापमान या टेम्परेचर। जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु अंग्रेजी भाषा के क्लाइमेट शब्द से बना है, जो कि ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है झुकाव या ढाल, है ना। किसी क्षेत्र में जो लंबे समय तक जब कोई एक ही मौसम बना रहता है तो उसे ही हम उस स्थान की जलवायु कह देते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की, क्योंकि यहाँ ज्यादातर समय गर्मी का अनुभव किया जाता है। अब यहाँ पर हम अगला टॉपिक देखते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जिनमें से कुछ ना कुछ पेपर में मिल ही जाता है देखने को। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 20.09%। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो मुरादाबाद में। प्रमुख लोकगीत कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो बिरहा। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कितने मंडल है? 18। 75 जिले है और संभाग 4 है। बांध परियोजना कौन कौन सी है? तो रिहंद बांध परियोजना, जो कि रेणुका नदी पर सोनभद्र जिले में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल, ठीक है, और सिंधु, ये सभी उत्तर प्रदेश की नदियां है। विद्युत परियोजना कौन कौन सी है? तो बक्सर पावर प्रोजेक्ट और ताप्ती पावर प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से कौन कौन से खनिज का आयात किया जाता है, या क्या क्या चीजें आयात होती है? तो कोयला, प्याज, दलहन, तिलहन। प्रमुख जनजातियां यहाँ की कौन कौन सी है? थारू, बुक्सा, खरवार, गोंड, धुरिया और पटारी इत्यादि। ललितपुर जिले में एकमात्र उत्तर प्रदेश में एकमात्र स्थान पर यूरेनियम पाया जाता है, वो है ललितपुर। आगरा में सुलहकुल महोत्सव मनाया जाता है। राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का क्या है? सारस है। और प्रथम स्थान किस किस में है उत्तर प्रदेश का? तो आलू, गन्ना, गेहूं, जौ और मसूर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ललितपुर। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? गाजियाबाद में है। याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट्स। अगला टॉपिक आपका शुरू होता है पर्यावरण प्रदूषण। सबसे पहले हम जाने पर्यावरण कहते किसे हैं। तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, परि धन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर घिरे हुए, और आवरण का मतलब होता है, परि का मतलब चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो भी चीजें हमें चारों ओर से घेर के रखती है, चाहे वो जैविक हो अजैविक हो, वो सभी हमारा पर्यावरण कहलाती है। प्रदूषण का क्या अर्थ होता है? तो प्राकृतिक संतुलन में कोई भी अगर दोष पैदा हो जाता है, जिससे उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। अगर हमारी शुद्ध वायु में कुछ अशुद्ध चीजें मिल जाती है, गैस मिल जाती है कोई, है ना, अशुद्ध चीजें डाल दी जाए जल में, तो वो भी प्रदूषण का ही एक कारण होती है।
आगे चलते हैं, आगे हम इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें होगी वो कवर करते हुए चलेंगे। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय इसका नॉर्वे में स्थित है और इसके वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है। कितने सदस्य है? तो 193 सदस्य है वर्तमान में। कार्यकारी भाषाएं इसकी अंग्रेजी और फ्रेंच है। ये क्वेश्चन आ चुका है, अंग्रेजी और फ्रेंच। भारत इसका सदस्य बना था 1945 में। इसका कार्य क्या होता है? तो विश्व में शांति स्थापित करना ही यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है। अब दोस्तों जनगणना से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जनगणना लैटिन भाषा के सेंसर शब्द से बनी है। सेंसस सेंसर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मूल्य या कर। ठीक है। जनगणना एक निश्चित समय पर किसी देश की जनसंख्या, लिंग, घनत्व, साक्षरता, जाति, धर्म, आयु से संबंधित जितना भी आंकड़ा होता है, अगर उसको हम संग्रह करते हैं तो वही जनगणना कहलाता है। अच्छा, भारत में पहली विधिवत जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयर के कार्यकाल में। और विधिवत जनगणना 1872 में और नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत की। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। समझ में आया? आगे बढ़े। विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% है और दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। साथ ही देश की कुल जनसंख्या कितनी है? हमारे देश में 121 करोड़। हालांकि यह बहुत बढ़ चुका है आंकड़ा, क्योंकि इसके बाद से जनगणना नहीं हुई है अभी तक। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो भारत की जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और लिंग अनुपात है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता दर है 73%। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य अपना राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम साक्षरता वाला है सिक्किम। साथ ही सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात केरल का है और सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का है। याद रखिएगा बिल्कुल। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं संविधान से संबंधित। हमारे देश का संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम इसको विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। विधि दिवस भी है ना। साथ ही लागू कब हुआ था संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान होता क्या है? तो नियमों का समूह होता है, जिसमें अगर पूछे कितने भाग है तो संविधान में 22 भाग है। अनुसूची कितनी है? अनुसूचियां कितनी है? तो अनुसूचियां अभी फिलहाल 12 है, पहले 8 थी। ठीक है। और अनुच्छेद अगर पूछ ले तो अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद है। अब फटाफट से देख लेते हैं हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं और कितने हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में जोड़े गए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। इनकी संख्या पहले 7 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है? 6। कहाँ से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, है ना। अब बात करते हैं कौन कौन से वो मौलिक अधिकार है हमारे 6। तो ये है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, साथ ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, अगर आपको समझ में आती है तो ज्यादा बढ़िया बात है। समस्त शोध शिक्षा और संस्कृति के उपचारों के लिए किए जाते हैं। यहाँ पर आप समस्त को जब 2 भागों में बांटोगे, सम और यहाँ पर आधा सय और तय। सम से बनेगा समानता का अधिकार, आधा सय से आप पहचान करेंगे, इसको डिकोड करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। शोध को भी अलग अलग कर लो, शो से बनेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धा से बनेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति एक जगह रखो, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, और उपचारों से बनेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको याद रहता है तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे ही याद रख लेना 6 के 6। 7वां कौन सा था पहले जिसको हटा दिया गया? तो वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। और इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था और इसको अब अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। आगे बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है? तो गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी और शिक्षा की समस्या। अच्छा, भारत में गरीबी के क्या क्या कारण है? सबसे पहले तो यही है कि अशिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है। आर्थिक कारण भी रहता है गरीबी का, राजनीतिक कारण, जाति व्यवस्था और अधिक जनसंख्या होना भी गरीबी को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना 2 बच्चे ही अच्छे, क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतनी ज्यादा गरीबी आती जाएगी, बेरोजगारी आती जाएगी।
तो जितनी जल्दी ये बात समझ लो उतना अच्छा है। भारत में गरीबी रेखा की अगर बात करें तो भारत की कुल आबादी का 21.9% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे है। अच्छा, दैनिक भोजन में कितने कैलोरी की जरूरत पड़ती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है एक व्यक्ति को, और नगरीय क्षेत्र में दैनिक दैनिक जरूरत कितनी होती है? तो नगरीय क्षेत्र में 2100 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है एक दिन में। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बचा आता है एमडीएम, मिड डे मील, जिसको मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में, 1995 में। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन इसका ये अन्य नाम है। साथ ही ये किस लिए चलाया गया था? तो प्राथमिक स्कूलों में, विद्यालयों में भोजन की उपलब्धता कराने के लिए बच्चों को, और साथ ही स्कूल में दाखिलों की संख्या बढ़ाने के लिए, छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए और उनके पोषण स्तर में सुधार करने के लिए इस योजना को चलाया गया था, कार्यक्रम को चलाया गया था। सो गाइज, इसी के साथ हमारा ये सुपर फास्ट रिवीजन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है सो गाइज क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्तों की भी तैयारी अच्छी हो जाए। और ऑल द बेस्ट आप सभी को। आई होप आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाए। गुड विशेस टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।